गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों का एक मैसेज है मेरे लिए कि शिप्रा मैम आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और हमें कितना पढ़ना चाहिए, कौन से पोर्शंस हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमपी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, एमपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कौन कौन से पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सिलेबस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर आपको मध्य प्रदेश पीजीटी ग्रेड 1 की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं और अभी उस पर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो स्टूडेंट, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लासेस परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें हैं जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। अगर आप माइक्रो के सिलेबस को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो माइक्रो के सिलेबस में आपको सारी चीज़ें हैं, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन दे दिया गया है, कॉस्ट भी दिया गया है, मार्केट की भी बात की गई है। लेकिन मार्केट का जो सिलेबस है उसमें केवल पूर्ण प्रतियोगिता तक की बात कही गई है कि आपको पूर्ण प्रतियोगिता पूरी पढ़नी है और उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ओलिगोपोली से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोनोपोली से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरा सजेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप पूरी तरीके से मार्केट के जितने भी प्रकार हैं आप उसको पूरा पढ़ लें। एकाधिकार, द्वाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इन सभी को पूरे कंप्लीट इसका जो सिलेबस है उसको आप फॉलो करें। किसी भी चीज़ को आपको इसमें स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कुछ भी कम नहीं पढ़ना है, छोड़ करके नहीं पढ़ना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करो। ठीक है, तो ये तो बात हुई माइक्रो की। एंड स्टूडेंट, माइक्रो में एक बात मैं और भी कहूँगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया गया है, लेकिन मैंने अपने ऐप पर जो पढ़ाया है उसमें मैं सारा ही सिलेबस को लेकर के चल रही हूँ। मार्केट के जितने फॉर्म्स हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप भी मार्केट के जितने फॉर्म्स हैं उनको तो ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की। यहाँ पर बात करना सेकंड नंबर प्रायोरिटी मैंने इसको दिया है, कुछ कारण होगा, है ना। सेकंड नंबर प्रायोरिटी मैंने इसलिए इसको दिया है क्योंकि सांख्यिकी का जब आप सिलेबस देखते हो तो आपके सिलेबस में सांख्यिकी में केवल दिया हुआ है माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रमाप, विचलन एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन तक आकर के आपका सिलेबस जो है वो एंड कर जाता है ना। आपके सिलेबस को अभी आई कैन सी योर सिलेबस, आपके सिलेबस में कोरिलेशन तक आकर के आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन कार्ल पियर्सन का सिद्धांत पढ़ने के बाद मेरा सजेशन है कि स्टूडेंट रिग्रेशन को भी कर लीजिए। रिग्रेशन तब जब हम पढ़ते हैं तो सांख्यिकी कंप्लीट हो जाती है ना, क्योंकि आप रिग्रेशन में आपको पता है रिग्रेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आश्रित चर कौन है और निर्भर चर कौन है ना। मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम लास्ट क्या जानना चाहते हैं कि कौन आश्रित चर है और कौन निर्भर चर है। इसके लिए प्रतिगमन की दो रेखाएं हमें पता करनी होती है। ठीक है, तब जाकर के सांख्यिकी एंड होता है। और आप सवाल भी देखोगे तो सवाल में भी प्रतिगमन से भी सवाल उठाए गए हैं और केवल सांख्यिकी का सिलेबस दिया गया है। लेकिन आप लोगों ने मुझे जो एमसीक्यूज भेजे हैं, विगत परीक्षा के जो सवाल भेजे हैं उसमें टेस्टिंग पर भी क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब है कि आपको इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ना है। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? जितने भी टेस्ट हम लगाते हैं, चाहे वो टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, है ना, एनोवा टेस्ट हो, टेस्टिंग से सवाल उठाए तो नॉर्मल जितनी टेस्टिंग है, जितने प्रकार के हम टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, उनको आपको जानना जरूरी है। कम से कम इतना जरूर पढ़ लीजिए कि किस टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है ना। जैसे हम टी टेस्ट लगाते हैं, टी परीक्षण करते हैं तो आंकड़ों का साइज छोटा होना चाहिए। एफ परीक्षण क्यों करते हैं? एफ परीक्षण में स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। दो प्रसरण के अगर अनुपात की तुलना करनी हो तो कौन सा टेस्ट लगेगा, है ना। काई स्क्वायर टेस्ट गुणात्मक है या संख्यात्मक? इस तरीके के सवाल को आप बिल्कुल देख ले और परीक्षण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कर ले, क्योंकि सिलेबस में आपका केवल कोरिलेशन तक दिया गया है लेकिन सवाल को देखने पर परीक्षण से भी सवाल है। और दूसरी बात,
सैम्पलिंग, सैम्पलिंग जो है स्टूडेंट, मैं कहूँगी सैम्पलिंग को हम सांख्यिकी में भी पढ़ते हैं, लेकिन सैम्पलिंग का जो उपयोग होता है वो हम करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में। तो केवल स्टैट का सिलेबस है, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके साथ साथ इकोनोमेट्रिक्स के जितनी टेस्टिंग के सवाल हैं उनको ज़रूर देखें, है ना। और मैंने आपको प्रारूप बता दिया किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो सांख्यिकी को आप आपके सिलेबस में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक तक ला करके सिलेबस को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कर लें, और उसके साथ ही साथ आप जो इकोनोमेट्रिक्स है, अर्थनीति जिसको कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स जो है उसके सिलेबस से जितनी परीक्षण है उनको कंप्लीट कर ले, तब आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट होगी। नहीं तो ये तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी हो जाएगी, और अगर एग्जाम में कुछ सवाल आ जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस भी अगर सवाल है तो आपको करने पड़ जाते हैं, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कम मत पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बियॉन्ड द लिमिट जा करके पढ़ें। हमें इतना पता होना चाहिए विगत परीक्षा के सवालों को देख करके कि कहाँ कहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तो पोर्शन हुआ स्टूडेंट आपके स्टैटिस्टिक का। थर्ड चलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। देखो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मौद्रिक अर्थशास्त्र को मैं हमेशा करंट अफेयर से जोड़ कर करके ही पढ़ाती हूँ। करंट अफेयर से इसको जोड़ करके, जैसे रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, विगत 6 महीने में आरबीआई के द्वारा इन दरों में क्या परिवर्तन किया गया और इसका प्रभाव बाहरी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है, आरबीआई दोनों काम कर रही है, इंटरनल इकोनॉमी एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों में बैलेंस कर रही है ना। हमारी जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है उसको भी आरबीआई देख रही है कि यहाँ पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखा जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। और बाहरी अर्थव्यवस्था मतलब, जिसका मतलब एक्सटर्नल सेक्टर, कि हमारे रुपये का जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा ना गिरे, है ना। अभी वर्ल्ड वाइड अभी क्राइसिस की बात चल रही है, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और आईएमएफ ने तो काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है कि भारत उदयमान अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आपके लिए करंट अफेयर से भरा हुआ होता है। इसको आप आदित्यन आंकड़ों से और करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़िए। करंट अफेयर के लिए भी मैंने एक अपने ऐप पर एक कोर्स दिया हुआ है स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें मैं ऑल्टरनेट डे लाइव क्लासेस करवाती हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप पिछले 6 महीने के जो न्यूज़पेपर ऑनलाइन आप उसको निकालिए, और 6 महीने में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई उनको आपको देखना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर का सवाल अगर मध्य प्रदेश का देखो, तो उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है क्यों निकाला गया था, इसके क्या इम्पोर्टेंस थे, इसके क्या सिग्निफिकेंस थे, है ना। तो ये उस समय की समसामयिकी चल रही थी। अभी की समसामयिकी क्या है, ग्रीन बॉन्ड। अभी आप करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में पढ़ोगे, ग्रीन बॉन्ड पे काफ़ी चर्चा चल रही है। आरबीआई जो है ग्रीन बॉन्ड का ऑक्शन कर रही है, सरकार ग्रीन बॉन्ड पर ध्यान दे रही है। तो ग्रीन बॉन्ड से संबंधित भी सवाल आ सकते हैं, और भी करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक इस तरह के हैं, है ना। तो इन सभी को आपको करना है। और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में एक बात मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगी। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपको मनी पढ़ना है, मनी डिमांड पढ़ना है, लेकिन मनी सप्लाई के बारे में नहीं कहा गया कि मनी सप्लाई पढ़ना है या नहीं। लेकिन क्वेश्चन में आपको ISLM कर्व के बारे में भी पूछा गया है, मतलब इंटरेस्ट थियरी, मुद्रा की जो इंटरेस्ट थियरी है। ISLM क्या है, ये आपको ISLM जो है आधुनिक सिद्धांत है। तो ISLM आपको अगर पूछा जा रहा है, मतलब कि मुद्रा की जो इंटरेस्ट थियरी है उसको आपको कवर करना है। तो मैं आप लोगों का जो कोर्स करवा रही हूँ उसमें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में मैं आपको इंटरेस्ट थियरी भी लेकर के चलूँगी। अभी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का मैंने लाइव क्लास शुरू किया है, मेरे ऐप पर आप देख सकते हो। MP का जो कोर्स है उसमें मैंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास शुरू की है, और इसका कोर्स मैं अलग से भी मैंने पब्लिश किया हुआ है, तो आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को मैंने बताया कि जितने भी करंट अफेयर हैं उनके साथ लेकर के चलिए, खासकर इन्फ्लेशन के आंकड़े। अभी इसके साथ ही साथ, इन्फ्लेशन के साथ ही साथ आरबीआई के जो भी आरबीआई ने टूल्स यूज़ किए हैं, आरबीआई का जो भी रिपोर्ट आया, वो सब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ISLM मतलब कि आपको इंटरेस्ट थियरी ऑफ मनी भी पढ़ना है, ठीक है। आई होप इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, क्योंकि स्टूडेंट देखो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स मैं इसको स्टार मार्क देती हूँ। स्टार मार्क का मतलब है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, है ना। मौद्रिक अर्थशास्त्र किसी भी एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है।
और आपके सिलेबस में बहुत ही कम दिया गया है, केवल मुद्रा पढ़ना है, मुद्रा की मांग पढ़ना है। आप मुद्रा की पूर्ति भी पढ़ लो और मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ मैंने जैसा बताया ISLM तक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए डेवलपमेंट, विकास का अर्थशास्त्र। विकास के अर्थशास्त्र में आपको एक लाइन में दिया गया है आर्थिक वृद्धि के प्रतिरूप, है ना। आर्थिक वृद्धि के प्रतिरूप में आप अर्थव्यवस्था के विकास अर्थशास्त्र में जो भी मॉडल्स दिए गए हैं, चाहे एडम स्मिथ का हो, चाहे हैरल्ड डॉमर का हो या रॉबिन्सन का हो, जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं कम से कम उतना तो कर लीजिए। मैं जितना बता रही हूँ आप उतना तो ज़रूर करिए। एडम स्मिथ को पढ़ना है, साथ में रिकार्डो को पढ़ना है, ठीक है। रिकार्डो के बाद मार्क्स को पढ़ लीजिए, रॉबिन्सन को पढ़ लीजिए, हैरल्ड डॉमर को पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं इनको तो आपने करना ही करना है। सोलो मॉडल नियो क्लासिकल मॉडल को भी स्किप नहीं कीजिएगा। सोलो मॉडल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल मॉडल। तो आर्थिक वृद्धि के प्रतिरूप आपके सिलेबस में जो ये बात कही गई है, तो इसमें मेरा सजेशन होगा आपको कि डेवलपमेंट के जो भी मॉडल्स हैं उसको हम ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आपको स्किप नहीं करना है। क्या पढ़ना है तो मैंने कहा ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्या स्किप करना है तो भाई मैं कहूँगी स्किप कुछ मत करो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और अभी समय है पूरा आपके पास जो है फरवरी पड़ा हुआ है, तो अगर आप अभी भी स्क्रैच से शुरू करते हैं पढ़ना, अभी भी अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और इसका कोर्स मैंने आप लोगों के लिए पब्लिश किया हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास बहुत स्टूडेंट ले रहे हैं, तो आपको अगर लाइव क्लास लेनी है और MPPGT की तैयारी शिप्रा मैम के साथ करनी है तो दिस इज़ माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।